हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एट होम। तो आज की इस वीडियो में हम DECE 1 के जो सेकंड ब्लॉक है और छठा चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। अब इसमें हमें बाल विकास के बारे में बताया गया है। तो टॉपिक है हमारा जन्म पूर्व विकास व उससे संबंधित देखभाल। मतलब जो जन्म से पहले हमें क्या क्या देखभाल करनी होती है, बच्चे के लिए क्या क्या ध्यान रखने योग्य चीजें हैं, उन सब का यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। और उससे जन्म से पूर्व जो बच्चे का विकास होता है ना, उसके बारे में जानेंगे। अब जैसे कि बच्चा होता है, जब वो गर्भ में होता है तो वो क्या है, जैसे धीरे 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 करके उसके ना मतलब जैसे प्रगति होती है ना, उसका विकास होता है, तो वो आश्चर्यजनक माना गया है। क्योंकि क्या है कि समझो एक छोटे से अंडाणु से एक इतना बड़ा मतलब समझो कि कोशिका बन जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि माँ है, गर्भावस्था के दौरान माँ अगर ना अपनी सही देखभाल करे अच्छे से, तो वो शिशु को भी अच्छा विकास दे पाएगी। अगर माँ ही खुद का ध्यान नहीं रख पाएगी तो जो बच्चा गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा है, उसका भी विकास सही से नहीं हो पाएगा। माँ का स्वास्थ्य, उसके द्वारा खाया जाने वाला आहार, उसकी मात्रा, गुणवत्ता, माँ की भावात्मक स्थिति, जो जैसे कि माँ का कैसी है, खुश रह रही है या फिर परेशान है, वो सब चीज़ें उसकी भावात्मक स्थितियाँ, ये सभी बच्चे के ऊपर प्रभाव डालती हैं। अभी क्या है कि कई लोग ऐसे मानते हैं कि जो बच्चा जब गर्भ में है तो बाहर की चीज़ों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। जन्म से पूर्व भी बच्चे के विकास पर बाहरी कारक है, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। पहले जब जैसे इतना जैसे विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था, चिकित्सा पद्धति इतनी विकास नहीं कर पाई थी, उस टाइम हमें कम ज्ञान था। लेकिन जब चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है तो हमें ना बच्चे का विकास हमें पता चल गया है, हमें पता चल जाता है कि गर्भ में भी बच्चे का विकास किन किन अवस्थाओं में कैसे कैसे होता है। तो अब इस बारे में कई परिणाम मिले हैं कि बच्चे का विकास गर्भ में भी समय समय के साथ होता रहता है और वो बहुत तेज गति से होता है। जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जन्म पूर्व विकास की जो अवस्थाएं हैं उनकी सूची बना सकेंगे और उनकी विशेषताएं बता सकेंगे। स्वास्थ्य, पोषण व प्रोत्साहन के संबंध में जो गर्भावस्था के दौरान माँ को कैसी देखभाल चाहिए वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और शरीर के तंत्र है वो जन्म से पूर्व ही काम करना शुरू कर देता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब गर्भधारण वो स्थिति होती है जब जो शिशु होता है ना गर्भ के अंदर स्थापित होता है। तो ये जैसे कि स्त्रियों का मासिक चक्र होता है महीने का टाइम, तो उस टाइम अंडाणु, नर का पिता का शुक्राणु और माता का अंडाणु का निषेचन होता है। तो इसमें एक एक सेल बनता है, छोटा सा सेल बनता है। और जो ये सेल होता है ना, युग्मज, इसे हिंदी में युग्मज भी कहते हैं। जो सेल युग्मज बनता है और उसी युग्मज से बाद में शिशु का निर्माण होता है। तो ये भी एक तरह से बच्चे का समझो कि निर्माण ही है कि एक शिशु बनने के लिए एक छोटा सा युग्मज सेल होता है, वो होता है, उस सेल के पीछे जाके शिशु बनता है, देख लीजिए। अतः एक मानव जीवन का आरंभ जो होता है वो गर्भ धारण से ही आरंभ हो जाता है। गर्भ धारण से जन्म तक के विकास में यानी जन्म पूर्व विकास में 266 दिन या फिर 9 महीने का समय लगता है। तो वो युग्मज जब गर्भ के अंदर प्रवेश करता है तब से लेके 9 महीने के अंदर उसका बच्चे का विकास होता रहता है। अंतः गर्भाशय विकास। अब गर्भ के अंदर बच्चे का विकास कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। इसे 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। एक तो अंडाणु की अवधि है पहला, दूसरा भ्रूण की अवधि, जैसे भ्रूण किस अवधि में रहता है, उसके बाद गर्भ की अवधि कितनी रहती है। तो ये 3
अवस्थाएं हैं जन्म से पूर्व विकास की। ये इम्पोर्टेंट है। और ये ना छोटा एनटीटी सीडीपी इनके लिए भी ये छोटा सा प्रश्न, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होता है उसमें पूछा जाता है कई बार कि गर्भ जन्म से पूर्व विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो अंडाणु की अवधि, भ्रूण की अवधि, गर्भ की अवधि, 3 अवस्थाएं हैं। अब अंडाणु या वोम्ब होता है, उसकी अवधि कौन सी होती है? ये अवधि जब गर्भ धारण होता है ना तब से लेके और 2 हफ्ते तक, 2 सप्ताह तक रहती है। जैसे कि जब गर्भ धारण किया स्त्री ने तब से लेके 2 सप्ताह तक। इसमें जो युग्मज जो सेल होता है वो युग्मज होता है, वो तेजी से बढ़ता है और वो धीरे 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 क्या बढ़ता जाता है। और जो कोशिकाओं के समूह है वो 2 युग्मज बनाते हैं, एक जो बाहर वाला होता है और एक अंदर वाला होता है। जो अंदर होता है उसके अंदर जो अंदर वाले जो वो कोषाणु होते हैं उसके अंदर बच्चा बनता है। और जो बाहर की परत होती है ना वो जो बच्चे का नाभिनाल, पुरटून, गर्भ की थैली जो होती है ना वो सब बनता है। ऊपर का पार्ट वो बन जाता है और जो अंदर का पार्ट है वो बच्चा बनता है, शिशु बनता है। अब जो हमने पढ़ा था कि एकीकरण विशिष्टीकरण जो पढ़ा था उसमें क्या है, जो युग्मज होता है, युग्मज के जो कोषाणु होते हैं ना बाहरी और भीतरी परत में विशिष्टीकरण हो जाता है। मतलब जो युग्मज होता है वो एक युग्मज होता है वो धीरे धीरे करके फैलता है, कई उसकी कई कोषाणु बन जाते हैं, है ना। फिर 2 सेल बन जाते हैं, समझो कि वो दो दो भाग में बढ़ जाता है। तो सिंपल सा है कि ऊपर वाला भाग होता है वो पुरटून, गर्भनाल, ये सब चीज़ें बनता है। और जो अंदर वाला है उसके अंदर बच्चा बनता है। तो ये एक विशिष्टीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया भी हो जाती है। जो बाहरी परत है फिर उसके अंदर छोटे 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 के तंतु से निकलते हैं और वो गर्भ की जो गर्भाशय है उसकी दीवार से चिपक जाते हैं। उसी से जो बच्चे के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ है ना वो माँ से फिर ग्रहण करता है, जो युग्मज होता है अपने विकास के लिए, और रक्त से उसे पोषण मिलता रहता है। बाद में यह तंतु पूटन व गर्भ नाली जो नाल होती है ना बच्चे की गर्भनाल, वो उसका रूप ले लेते हैं। युग्मज का रोपण दूसरे सप्ताह के अंत तक हो जाता है और अंडाणु की अवधि वहीं समाप्त हो जाती है। युग्मज क्या, फिर 2 हफ्ते बाद क्या वो युग्मज बन जाता है और जो अंडाणु थे ना अंडाणु खत्म हो जाते हैं, युग्मज का रूप ले लेते हैं। भ्रूण की अवधि, अब अंडाणु की अवधि 2 हफ्ते के अंदर, 2 जो सप्ताह होते हैं उसमें दूसरे सप्ताह के लास्ट तक खत्म हो जाते हैं। उसके बाद भ्रूण बन जाता है। भ्रूण शब्द का प्रयोग गर्भाशय में विकसित हो रहे बच्चे के रोपण से लेके जो अस्थि निर्माण की शुरुआत तक की अवधि है ना, जैसे बच्चे के शरीर के लिए जो अस्थियां बनती है, ढांचा बनता है, तब तक रहती है भ्रूण की अवधि। यानी कि ये तीसरे सप्ताह से शुरू होती है और 8वें सप्ताह तक खत्म होती है। तीसरे सप्ताह तक क्या रहता है कि इसके अंदर धीरे 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 क्या उस युग्मज के अंदर जो होता है ना भ्रूण, उसमें परिवर्तन होता रहता है। उसके धीरे धीरे करके उसके अंग बनते हैं, उसके हाथ पैर प्रमुख अंग बनते हैं, शारीरिक जो तंत्र होते हैं वो सब धीरे धीरे करके बनते हैं। गर्भ धारण से लेके 12वें सप्ताह की अवधि में अधिकांश अंग व तंत्रों का विकास बहुत ही तेज गति से होता है। जिस अंग का विकास सबसे ज़्यादा तेज गति से होता है उस पर हानिकारक प्रभाव उस पर जल्दी असर करते हैं। तो जो ये अवधि जो होती है ना, मानते हैं जो हमने पहले पढ़ा था निर्णायक अवधि, तो ये अवधि वही अवधि है जब बच्चे के गर्भ के अंदर बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है और सकारात्मक भी। तो इस टाइम माँ और भ्रूण का दोनों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अतः भ्रूण व गर्भ के जीवन काल की प्रारंभिक अवधि का यह समय विकास के लिए निर्णायक है। इस समय अगर जैसे माता और डॉक्टरी सलाह के बिना कोई भी दवा वगैरह ले लेती है ना, या फिर उसे कोई और बीमारी हो जाती है, जर्मन खसरा हो गया, रूबेला हो गया उसे, तो इससे क्या बच्चे को गर्भ को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचने की संभावना रहती है। क्योंकि ये बच्चे के जो तंत्र बन रहे होते हैं ना, तंत्रिका तंत्र वगैरह, अस्थि
समझो कि हाथ पैर नाक मस्तिष्क, ये सारी चीज़ें इस टाइम बन रही होती हैं, और इस टाइम अगर कोई भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा भ्रूण पे तो ये उसके लिए हानिकारक होगा। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि विकास सिर से पैर की ओर और मध्य से बाहर की ओर होता है, तो जन्म से पूर्व भी यही सिद्धांत देखा गया है कि जैसे पहले क्या है, पहले बच्चे का सिर बनता है और फिर पीछे पिछले हिस्से जैसे कंधे, पीठ, है ना, ये धीरे 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 करके ये सब बनते हैं। और इसके बाद मस्तिष्क, सुषुम्ना विकास हो जाता है। इस अवधि में अन्य अंगों की तुलना में तेजी से उसके जो शरीर के अंग होते हैं ना वो बढ़ते हैं। जो भ्रूण वाली अवधि होती है ना उस टाइम थोड़ा तेज गति से बच्चे के अंग बढ़ते हैं। इस अवधि तक एक प्रारंभिक अल्प विकसित हृदय भी बन जाता है, मतलब एक छोटा सा हार्ट भी बन जाता है, और थोड़े दिनों में वो पंप होने भी, धड़कने भी लग जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर जीवन विकसित हो गया है, और अन्य जैसे उसके अंग है अब वो बनना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। आँख, नाक, कान, यकृत, जिगर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर छोटे 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 रूप में बनने लग जाती हैं। फिर उसके बाद 5 से 8वें सप्ताह के बीच आँख, नाक, कान विकसित हो जाते हैं। बच्चे का चेहरा मानवीय चेहरे जैसे मिलने लग जाता है। जब 5वें सप्ताह का जब अंदर ना 5वें सप्ताह के अंदर बच्चे की जैसे लिंग भी बनने लग जाता है, कि जनन तंत्र की, जैसे अगर वो लड़का है या लड़की है उस हिसाब से। 7वें सप्ताह तक बाँह, टांगे, हाथ, पाँव, पंजे, उंगलियां ये सब बन जाते हैं, पर पूरा विकास नहीं होता है। और बाकी के शरीर के जो आंतरिक अंग है ना उनका विकास भी होने लग जाता है, और वो अपना आकार ले लेते हैं। कुछ अंग तो अपना कार्य भी करने लग जाते हैं, जैसे कि जिगर, लाल रक्ताणु, ये सब बनना प्रारंभ हो जाते हैं। गुर्दे मूत्र उत्सर्जन का कार्य भी प्रारंभ कर देते हैं, और परिसंचरण तंत्र अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। वैसे जो श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र विकसित हो जाते हैं, परंतु कार्य करने योग्य नहीं होते। इसलिए क्या है ना, बच्चा अपनी माँ के जो गर्भनाल होते हैं ना उसी से जो खून होता है उसी में से ही उसे ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। इस टाइम क्या रहता है, जो भ्रूण बिल्कुल छोटा सा सॉफ्ट सा अस्थि पंजर का एक मुलायम सा तंतु रहता है, जिसे उपास्थि कहते हैं या उपास्थि कहलाता है। अतः इस अवधि के अंत तक शरीर के मुख्य जो अंग होते हैं अपना अपना रूप ले चुके होते हैं, और जो भ्रूण होता है लगभग 1.5 इंच के लगभग लंबा हो जाता है। इस समय के दौरान भ्रूण के चारों ओर एक थैलीनुमा संरचना भी बन जाती है, जो उसे चारों तरफ से घेर लेती है, जिसे गर्भ थैली कहते हैं। इसमें वह तरल पदार्थ होता है जिसमें विकासशील भ्रूण तैरता रहता है। अगर माँ को कोई चोट लगे तो थैली व उसके अंदर का तरल पदार्थ भ्रूण की रक्षा करते हैं। ये भ्रूण के लिए तापमान स्थिर रखने में भी मदद करते हैं। पुटुन और नाभिनाल जो होती है वो भ्रूण की अवधि में ही विकसित हो जाते हैं। पुटुन क्या होता है, अब हमने 2-3 बार पढ़ा है, तो जो पुटुन होता है चक्रनुमा अंग होता है, जो माँ और भ्रूण के उत्तक से बनता है। यह गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है। पुटुन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के द्वारा माँ के रक्त से भ्रूण के रक्त में ऑक्सीजन व पौष्टिक तत्व पहुँचते हैं। जो पुटुन होता है तो माँ और भ्रूण के उत्तक से बना होता है, गर्भाशय की नाल से जुड़ा रहता है। ठीक है, बच्चे के जो नाल होती है ना वो माँ के गर्भाशय से जुड़ी रहती है। उससे क्या है, जो बच्चे के शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाता है वो माँ के रक्त से लेके। साथ ही यहीं से गर्भ से रक्त से व्यर्थ पदार्थ व कार्बन डाइऑक्साइड माँ के रक्त में चले जाते हैं। पुटुन भ्रूण से नाभिनाल द्वारा ही जुड़ी रहती है। यह नाभिनाल माँ के रक्त से खाद्य पदार्थ भी भ्रूण के रक्त में ले जाते हैं, और भ्रूण के रक्त से व्यर्थ पदार्थ माँ के रक्त में ले आते हैं। गर्भ का यह जीवन पुटुन और नाभिनाल से ही संभव है, क्योंकि क्या है, बच्चे के अंग विकसित हो चुके होते हैं लेकिन वो अभी अपना काम सही से नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये काम क्या करता है, पुटुन और नाभिनाल करती है, जैसे कि ऑक्सीजन देना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी चीज़ें हैं जो जिसका उत्सर्जन होना है शरीर से, वो माँ के रक्त में वापस पहुँचाते हैं। तो ये चीज़
पुटुन व नाभि नाली करती है, और ये भ्रूण की अवधि में होता है ये सब। अब तीसरी आ जाती है गर्भ की अवधि। इस टाइम तक क्या रहता है, बच्चा जो होता है उसका विकास लगभग हो चुका होता है। यह अवधि 9वें सप्ताह के आरंभ से शुरू होती है और शिशु के जन्म पर समाप्त होती है। इस अवधि के आरंभ का संकेत है अस्थियों का विकास। अब जो 9वें सप्ताह में क्या होता है कि बच्चे के जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां जो होती हैं जैसे, इन सब का विकास होने लग जाता है। इस अवधि के दौरान विविध शारीरिक तंत्रों की परिष्कृति और वृद्धि होती है। जैसे जो तंत्र बन चुके होते हैं ना, धीरे धीरे बन रहे होते हैं, उनका विकास होता है। और जो छोटे छोटे जो एक दो और अगर कुछ रह रहा हो शरीर में, उन सब का निर्माण होता है। इस अवधि में सिर के भाग की वृद्धि धीमी हो जाती है क्योंकि वो पहले बढ़ चुका होता है, और जो बाकी के शरीर की वृद्धि है वो तीव्र हो जाती है। इस अवधि में मुख्य विकासात्मक परिवर्तन आगे दी गई तालिका में संक्षेप में दिए गए हैं। जैसे तीसरे महीने के अंत तक क्या होता है, उम्र तीसरे महीने के अंत तक अब को क्या विकास होता है, इस समय मांसपेशियों का व्यापक रूप से विकास होता है। तंत्रिका मांसपेशियों में आपस में संयोजन बढ़ता है। गर्भ का लिंग बताया जा सकता है। होठ, पलक, नाखून ये सब बनने लगते हैं। पेट के पाचक जो तंत्र है ना वो बन जाता है। वहाँ टांग में स्फूर्ति की, जैसे पैर हाथ हिलाने की क्रियाशीलता होने लगती है, जो कि शायद माता को भी ना पता चले क्योंकि गर्भ छोटा सा होता है ना, इसलिए। तथापि गर्भ थैली में कलाबाजी भी लगाता है, बच्चा क्या पलटियां भी मारने लग जाता है। अब चौथे महीने के अंत तक क्या होता है, इस टाइम माता अब गर्भ की क्रियाओं को महसूस कर सकती है क्योंकि उसका आकार बढ़ जाता है। इससे गर्भधारण माँ को वास्तविक प्रतीत होने लगता है, शरीर के अंगों का विकास होने लगता है। जैसे जैसे चौथा महीने का अंत होता है ना, उस टाइम तक माँ को पता लग जाता है कि हाँ पेट में बच्चा बढ़ रहा है, विकास हो रहा है उसका। जैसे पेट थोड़ा उस हिसाब से बाहर भी आ जाएगा क्योंकि पेट के अंदर बच्चे का शरीर भी थोड़ा सा बढ़ रहा होता है, और उससे माँ ना महसूस भी कर सकती है बच्चा जो पेट में क्रियाएं करेगा ना उसको। 5वें महीने के अंत तक त्वचा बनने लगती है, सिर पर बाल आ जाते हैं, भवें में बरौनी बन जाती हैं, हाथ खुलने बंद होने लगते हैं, उनमें पकड़ने व जकड़ने की क्षमता आ जाती है। गर्भाशय में बढ़ते हुए गर्भ के कुछ चित्रों में वे अपना अंगूठा चूसते हुए भी देखे जा सकते हैं। चेहरे की मांसपेशियां क्रियाशील हो जाती है, जो त्वचा उसके नीचे वसा भी जमने लगती है। तो 5वें महीने के अंत तक ये सारा विकास बच्चे में हो जाता है कि उसके जैसे बाल वगैरह आने लग जाते हैं, भौहें ये सब बनने लग जाते हैं, अपने हाथ पैर की जो क्रियाएं हैं ना वो सब वो करने लग जाते हैं। जैसे कि कई बार सोनोग्राफी करते हैं तो डॉक्टरों ने पाया है कि बच्चे का हाथ ना अंगूठा मुंह में था। तो ये सब इसी बात का परिणाम है, पता चलता है कि इस बात से कि बच्चे अपनी क्रियाशीलता करने लग जाते हैं 6ठे महीने के अंत तक। इस टाइम तक बच्चे की आंखें बंद तो जाती हैं पर वे बंद रहती हैं। जो स्वाद इंद्रियाँ होती हैं, उंगली की नाखून, पसीने की जो श्वेत ग्रंथियाँ, वो सब भी उसमें बन जाती हैं। यह सांस लेने और छोड़ने लगता है। जब वह सांस लेता है तो अपरिपक्व शिशु का जन्म हो जाता है, तो वह सांस तो ले सकता है परंतु उसके बचने की संभावना कम होती है। अब जैसे कि जो बच्चा होता है सांस लेने व छोड़ने लग जाता है, तो इस टाइम बच्चे पेट के अंदर जब बच्चा रहता है तो उसे ऑक्सीजन माँ के रक्त से मिलती है, लेकिन अगर बच्चा लेने लगेगा ना खुद से तो वो मतलब बच्चा बिना विकसित हुआ बच्चा पूर्ण रूप से, और उसका जन्म हो जाता है और उसका बचना मुश्किल हो जाता है 7वें महीने के अंत तक। इस टाइम तक बच्चे ना अपने पलके झपकाने लगता है, बाकी शरीर के तंत्र विकसित हो जाते हैं और अपना कार्य करने लग जाते हैं। अगर इस समय तक शिशु का जन्म हो तो वह जीवित रह सकता है। जो 7वां महीना है ना उस टाइम तक जन्म होगा तो वह जीवित रह सकता है। तथापि इस समय के बाद जितने भी सप्ताह शिशु गर्भाशय में रहता है उसके बाद उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ती है। काल पूर्व जन्मा बच्चा पूर्णकालिक सामान्य बच्चे की तरह देख सुन सूंघ सकता है, स्पर्श को महसूस करता है और अलग अलग स्वाद का पता लगा सकता है, क्योंकि इस टाइम तक बच्चे का पूर्ण विकास हो चुका होता है। तो ऐसे बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती सर्वाइव करने में। जैसा कि अगर 6ठे महीने में जो बच्चा होता है ना
वो जैसे सांस वगैरह वो सब ले सकता है, लेकिन वो जिंदा नहीं रह सकता अगर उस टाइम उसका जन्म हो जाए तो। लेकिन 7वें महीने के अंत तक होगा तो वो बच्चा बच सकता है। 9वें महीने के अंत तक, 8वें और 9वें महीने में शरीर के तंत्र और ज़्यादा परिष्कृत हो जाते हैं, मतलब वो और अच्छे से विकसित हो जाते हैं, अच्छे से काम करने लग जाते हैं। गर्भ का वजन, लंबाई ये बढ़ने लग जाते हैं। जन्म से 2 सप्ताह पहले अधिकांश शिशुओं का सिर गर्भ के निचले हिस्से की ओर आ जाता है और शिशुओं का जन्म होता है। जैसे कि पहले सिर रहता है तो वो नीचे की तरफ आ जाता है, इससे बच्चे का जन्म होता है। और अगर बच्चे का सिर बाहर की तरफ पहले आता है तो यही तरीका माँ और शिशु दोनों के लिए आसान, सुरक्षित है। क्योंकि क्या है, अगर ये नहीं होगा तो बच्चे का ना बाहर आना मुश्किल हो जाएगा और फिर ऑपरेशन ही एक दूसरा उपाय बचता है। शिशु का जन्म। अब गर्भाशय में गर्भ का सिर जब नीचे की ओर आ जाता है तो माँ को ना अपने पेट के ऊपर, जैसे पहले भारी रहता है पेट ऊपर से, फिर माँ को मतलब महसूस हो जाता है कि पेट पे दबाव कम हो गया और नीचे की साइड दबाव आ गया। ब्लडर जो होता है ना, ब्लडर के ऊपर अधिक दबाव आ गया है। अब शिशु ने स्थिति बदल ली तो ये माँ को महसूस होता है। ये बात, इसका मतलब होता है कि हाँ, आसपास ही बच्चे के जन्म का समय कभी भी हो सकता है। और जब बच्चे के जन्म का समय होता है तो पता चल जाता है कि प्रसव, उस टाइम ना प्रसव पीड़ा होती है, तो उस टाइम पता चल जाता है। और जो गर्भ के चारों तरफ वाली थैली होती है, गर्भ थैली, वो फट जाती है तो जो लिक्विड होता है वो बाहर निकलने लग जाता है। और जैसे ही वो लिक्विड बाहर आता है तो गर्भाशय सिकुड़ जाता है, और गर्भाशय बार बार जब सिकुड़ता है तो बच्चे को प्रेशर करता है बाहर की तरफ, और इस तरह से बच्चा बाहर आ जाता है। और साथ साथ जो पुरटून और नाभिनाल है वो भी बाहर आ जाते हैं। तो इन सब उस टाइम क्या है, बच्चे का जब जन्म होता है तो साफ सफाई और जो बच्चे के जन्म के समय जो भी व्यक्ति होता है तो वो प्रशिक्षित होना जरूरी होता है। क्योंकि जैसे ही वो गर्भनाल वगैरह, प्रोटून वगैरह बाहर आते हैं ना, तो उस टाइम जैसे तेज औजार से काट दिया जाता है। तो अगर कोई बिना प्रशिक्षण के ऐसे गलत, खराब, संक्रमित औजार से अगर काट दिया ना तो बच्चे को टिटनेस हो जाएगा, बच्चा मर सकता है। तो ये सब जो होता है ना, प्रशिक्षित दाई या डॉक्टर की देख रेख में ही होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे का जन्म हो जाता है। जन्म से शिशु देखने, सुनने, छूने, सूंघने ये सब की क्षमता लेके पैदा होता है। अब तो क्या है कि ये पता चला है कि जन्म से पूर्व भी जैसे सोनोग्राफी वगैरह जो हो रहे हैं ना आजकल, तो इनसे ये पता चला है कि जन्म से पहले भी शिशु क्रियाशील होता है। जैसे वो किक मारता है ना पेट में, तो ये किस किस टाइम से किक मारता है, इस तरह से देखा गया है कि वो करके, प्रयोग करके, कि जो शिशु होते हैं ना, कुछ जन्म से कुछ टाइम पहले पेट में अलग अलग जो ध्वनियाँ होते हैं उनके प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। जो वो अपनी माँ की आवाज़ को भी समझो पहचानते हैं, क्योंकि वो पेट में सुन रहे होते हैं। माँ के हृदय की धड़कन, आंतड़ियों का गड़गड़ाना, फेफड़ों की गति, रेडियो का संगीत, माँ का अन्य लोगों से बातचीत, पास में अगर रेलगाड़ी गुजर रही है उसकी आवाज़, ये सब इसके ऊपर वो प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जैसे कि शोधकर्ताओं ने क्या किया, बच्चों के पास ना ऐसी, जैसे संगीत है, कोई गर्भवती महिला है, उसके लास्ट मंथ है गर्भ का, उस टाइम म्यूज़िक बजाया, तो जन्म के बाद जब वो म्यूजिक और दूसरा म्यूजिक बजाया ना, तो जो बच्चा होता है ना, जो गर्भ के टाइम सुना था उसके प्रति अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं। तो इस टाइप के अनुसंधान किए ना, तो इससे पता चला कि बच्चे जन्म से पहले भी अनुक्रिया दिखाते हैं। अब जन्म के बाद 1 या 2 घंटे में शिशु के ऊपर जो अनुसंधान हुए, इससे पता चला कि वो अन्य औरतों की आवाज़ में जो नवजात है माँ की आवाज़ जल्दी पहचानता है और उसके ऊपर अनुक्रिया करता है। क्योंकि क्या है, वो अपने माँ की आवाज़ पेट में सुन रहा होता है, इसलिए उसे वो आवाज़ जानी पहचानी लगती है। इन सब से हम ये पता चलता है कि जो बच्चा है उसका विकास जन्म पूर्व भी चल रहा होता है ना, लेकिन वो हमें समझो कि बाहर दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन विकास निरंतर चल रहा होता है उस टाइम। तो इससे हम कह सकते हैं कि शिशु के लिए निष्क्रिय अस्तित्व नहीं है। जन्म से पूर्व निष्क्रिय मतलब उस टाइम कि हम सोचे कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा होता, बल्कि उसका विकास उस टाइम बहुत तेज गति से चल रहा होता है।
अतः शिशु जैसे गर्भ के कुछ चित्रों से पता चला है कि शिशु गर्भथैली में अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे को चूसना आता है, क्योंकि इसीलिए तो जैसे जन्म के तुरंत बाद उसे कुछ प्रशिक्षण थोड़े ही मिलता है और वो दूध पीना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बच्चा धीरे धीरे करके और जन्म से पूर्व कुछ विकास होते रहते हैं और जन्म के बाद उसके अंदर बाकी के विकास होते रहते हैं। खाली स्थानों की रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वह नाड़ी जो खाद्य और अपशिष्ट पदार्थ भ्रूण में लाती ले जाती है उसे कहते हैं, उसे हम इसमें भर देंगे नाभिनाल। अब दूसरा है गर्भाशय की लचात्मक सिकुड़ने की प्रक्रिया जिसकी वजह से शिशु माँ के गर्भ से बाहर निकल जाता है उसे प्रसव कहते हैं। तीसरा है युग्मज की गर्भ की दीवार से संलग्न होने की प्रक्रिया जो कि गर्भ धारण के दूसरे सप्ताह के अंत में होती है, वह गर्भरोपण होती है। जैसे युग्मज गर्भावस्था में जाके दीवार से चिपक जाता है ना, तो उसे गर्भरोपण कहते हैं। चौथा है वह शब्द जिसका संबंध गर्भरोपण के समय से हड्डियों की वृद्धि के समय तक की गर्भ अवधि से है, वो भ्रूण का युग्मज है। पांचवा है मानव का पहला कोषाणु जो शुक्राणु नर द्वारा और अंडाणु नारी के निषेचन के बाद बनता है, वह जीन होता है। वह शब्द जिसका संबंध गर्भरोपण के समय से हड्डियों की वृद्धि के आरंभ तक की गर्भ अवधि से उसे युग्मज चौथा उसे भ्रूण कहते हैं। अब पांचवा है मानव का पहला कोषाणु जो शुक्राणु व अंडाणु के निषेचन के बाद बनता है, वो क्या कहलाता है, युग्मज आएगा इसमें। अब छठा है इनकी जिम्मेदारी माता पिता से बच्चे में आनुवांशिक विशेषताएं पहुंचाने की होती है और विकास के लिए सारी जानकारी इसी में होती है। तो ये होते हैं हमारे जीन, जो हमारे जीन होते हैं ना, यही माता पिता की जो सारी आनुवांशिक विशेषताएं हैं वो हमारे अंदर बच्चे के अंदर पहुंचाते हैं। भ्रूण की अवधि जो 9वें सप्ताह से प्रारंभ होती है वह अस्थियां, उसमें अस्थियों का विकास होता है। भ्रूण की अवधि के दौरान जो अन्य अंगों की तुलना में मस्तिष्क का विकास सबसे तेज गति से होता है। नौवां है एक चक्र समान संरचना जिससे माँ से गर्भ के रक्त में ऑक्सीजन व पोषण का और गर्भ के रक्त से माँ के रक्त में अपशिष्ट पदार्थों का विनिमय होता है, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है पुरटून। 10वां है कौन से महीने के अंत तक माँ गर्भ की क्रियाओं को महसूस कर पाती है, तो इसमें हम लिख देंगे चौथे महीने के अंत तक। अब 11वां है शिशु का काल पूर्व जन्म अगर इस महीने में हो तो वह जीवित रह सकता है। तो ये हमने ऊपर पढ़ा था कि जैसे बच्चे का जन्म जैसे हमने पढ़ा था ना 6ठे महीने के अंत तक होगा तो वो मर सकता है, और हमने पढ़ा था कि 7वें महीने के अंत तक हो तो वह जीवित रह सकता है, 7वें महीने में हो तो वह जीवित रह सकता है। अब भ्रूण का लिंग इस महीने के अंत तक निर्धारित हो जाता है। तो भ्रूण का अंग तीसरे महीने तक जो होता है ना, तीसरे महीने का उस टाइम तक बच्चे का लिंग बन जाता है। वह थैली जो गर्भ को पूरी तरह से बंद करके रखती है और गर्भ को माँ को लगने वाले झटकों से बचाती है और एक स्थिर तापमान बनाए रखती है। तो जिसम के अंदर बच्चा रहता है तो वो थैली जो होती है उसे हम ना गर्भ थैली कहते हैं, इसके अंदर हम गर्भ थैली लिख देंगे। गर्भावस्था में माता की देखभाल। अब जब हमें पता है कि बच्चे का विकास हो रहा है गर्भावस्था में ना, जन्म पूर्व, तो इसके लिए माता पिता माँ होती है उसकी गर्भावस्था में देखभाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर माँ ठीक रहेगी तभी तो बच्चे का विकास सही हो पाएगा। तो इसके लिए
हम क्या करेंगे, पहला है पोषण। जो बच्चा होता है उसे पोषण माँ से ही मिलता है जन्म से पहले। माता के शरीर में हो रहे परिवर्तन के कारण उसको कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवणों की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है माँ को। तो इन दोनों कारणों की वजह से ही गर्भवती स्त्री को थोड़ा अधिक भोजन लेने की आवश्यकता होती है। कुछ खनिज और विटामिन की अन्य खनिज लवणों की तुलना में ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो खुद के लिए चाहिए उसे, और दूसरा उसके द्वारा जो बच्चा होता है पेट में, जो शिशु होता है उसे ज़रूरत होती है। तो उसे थोड़ा अधिक चीज़ों की इनकी ज़रूरत होती है। न केवल आहार की मात्रा अपितु उसकी कोटि भी महत्वपूर्ण है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि खाना ही ज़्यादा दे, बल्कि वो खाना पौष्टिक होना चाहिए। इसलिए उसको भोजन में फल, सब्जी, दाल, दूध के बने पदार्थ ये देने चाहिए। जो माताएं समुचित भोजन खाते हैं उनका स्वास्थ्य गर्भावस्था में बेहतर होता है, उन्हें रोग भी कम होता है, और जो शिशु होता है ना उसका विकास सही से होता है, और जन्म पूर्व उनका जन्म होने की संभावना कम रहती है, समय से पहले जन्म होने की संभावना, और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है अधिक होती है। उन्हें जुकाम, श्वसन संबंधी रोग ये सब कम होते हैं। और जो उचित भोजन नहीं करती तो उन बच्चों का क्या विकास बहुत कम होता है। अभी दूसरा हमें क्या ध्यान रखना, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल। अब माता के स्वास्थ्य का जो बढ़ते हुए बच्चे के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो अगर जैसे किसी भी रोग के कीटाणु अथवा हानिकारक रसायन माता के रक्त में अगर मिलेंगे ना, तो वे नाभिनाल से बच्चे के अंदर चले जाएंगे, और बच्चे के ऊपर भी वो उसी प्रकार के हानिकारक प्रभाव दिखा सकते हैं। और बच्चा तो इस टाइम समझो कि माँ तो फिर भी उस रोग को झेल जाए, लेकिन बच्चा तो उसका ढंग से विकास ही नहीं हुआ होता इस टाइम, तो वो उसको झेल नहीं पाएगा, और उससे उसे नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए क्या क्या ध्यान में रखेंगे हम, गर्भावस्था के दौरान बीमारियां व विकार। यदि माता के रक्त में कीटाणु हो, जैसे खसरा, सिफिलिस, डिप्टीरिया, इन्फ्लुएंजा, मोतीझर, टाइफाइड, टिटनेस, इस टाइप के तो ये सारे के सारे प्रोटोन द्वारा गर्भ में पहुंच जाते हैं। तो इस समय जो विकासशील गर्भ है उस पर किस मात्रा में प्रभाव पड़ेगा, यह संक्रमण का समय भी बताता है। और जो भ्रूण होता है ना, उसके अंदर वो विकार किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। जैसे अगर गर्भ के जो पहले 3 माह होते हैं उस टाइम तक, तो उस टाइम अगर ये सब कीटाणु रोगाणु होते हैं ये ज़्यादा असर करते हैं। और जो जन्म से पहले जो लास्ट के 3 महीने उनमें अगर ये सारे के सारे अगर माँ को बीमारियाँ होंगी, तो ये बच्चे को नुकसान तो पहुँचाएंगी, लेकिन उतना नहीं जितना कि ये पहले त्रैमास में पहुँचाती हैं। तो इस समय का भी हमें ध्यान रखना होता है। इसीलिए क्या करना होता है, जब भी जैसे कि गर्भ धारण होता है तो माँ को जर्मन खसरे का टीका लगवाना चाहिए, टिटनेस का टीका भी लगवाना चाहिए। इससे क्या है, बच्चे के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव पड़ने के चांसेस कम रहेंगे। गर्भावस्था के दौरान एक अन्य विकार जिसके होने की संभावना है वह है विषाक्तता, उच्च रक्तचाप, तेजी से वजन बढ़ना और ऊतकों में तरल का अवरोधन। अब एक है कि गर्भावस्था में बच्चे को ना एक बीमारी, गंभीर बीमारी हो सकती है कि उसके अंदर के विषाक्तता ये सब आ जाएगी। अब ये क्या है, बच्चे का रक्तचाप होता है वो उत्तेज हो जाए, वजन बढ़ रहा है, ऊतकों में तरल का अवरोधन, ये सारे इसके लक्षण होंगे। यदि प्रारंभिक अवस्था में यह नियंत्रित हो जाए तो गर्भ को कोई खतरा नहीं रहता, लेकिन अगर ये सब बढ़ जाएगा ना तो माँ को दौरे आने लग जाते हैं, और उसे बार बार क्या वो दौरे आएंगे, और उसके अंदर वो कोमा में भी जा सकती है। इसलिए माँ और गर्भ की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर शिशु पैदा होगा तो उसका विकास ढंग से नहीं हो पाएगा, और उसके लिए भी मतलब नुकसानदायक है ये स्थिति। तो इसलिए गर्भावस्था के दौरान बीमारियों का ध्यान रखें, और माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। धूम्रपान और मदिरापान करना, गर्भावस्था के दौरान अधिक मात्रा में जो महिलाएं शराब पीती हैं, धूम्रपान जो बीड़ी सिगरेट पीती है ना, तो इससे बच्चे का वजन कम होने की संभावना हो जाती है। यह संभव है कि शिशु आरंभ के कुछ महीनों में कम क्रियाशील हो, ये भी हो सकता है इससे।
इसके अलावा जो शराब होता है उसकी वजह से गर्भ की आँख, कान, हृदय इन सब में विकार हो जाता है और उसके उंगली पंजे के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी रह जाती है, कमी रह जाती है। उसका सिर असामान्य रूप से छोटा होता है, कि समझो कि एक नॉर्मल शिशु के सिर से वो अलग ही आकार में छोटा दिखेगा। जो माताएं बीड़ी, सिगरेट, शराब पीती हैं उनके शिशुओं की बीमारियां, उनके शिशुओं को अधिक बीमारियां होती है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है ना वो कम हो जाती है उन बच्चों की। नशीले पदार्थ, जो माता नशीले पदार्थों का सेवन करती है जैसे शराब वगैरह ना, तो उनके ना बच्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको कपकपी होने लग जाती है, अकड़न होती है, उल्टी दस्त होते हैं, उन्हें सांस की बीमारियां हो जाती हैं। ये लक्षण 6 महीने तक दिखाई दे सकते हैं। गर्भ पर इन नशीले पदार्थों के अलावा भी कई दवाइयाँ जो होती हैं वो भी हानिकारक प्रभाव डाल देती है। माँ द्वारा गर्भावस्था में खाई जाने वाली औषधियाँ होती हैं वो भी इस टाइम अगर जैसे बच्चे को नुकसान कर सकती हैं। जैसे कि अगर गर्भवती स्त्री टेट्रासाइक्लिन दवा खा लेगी तो इससे बच्चे के जो दांत होते हैं ना उन पे दाग लगेंगे। एस्प्रिन दवा होती है वो अगर खाएगी तो उसके परिणाम अभी मालूम नहीं है, लेकिन ये औषधियाँ सारी की सारी कहा गया है कि डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही किसी भी दवाई को लेना चाहिए। उसके अलावा चिकित्सक की सलाह के बिना किसी भी तरह की दवाई गर्भवती स्त्री को मनाही की गई होती है। तो अब तीसरा आ गया संवेदात्मक स्थितियाँ। अब संवेदात्मक स्थितियाँ क्या होती हैं कि जो हम माँ का जो व्यवहार होता है ना वो उस टाइम कैसा रह रहा है, ये है इसके अंदर। तो माँ का जैसा नेचर या व्यवहार रहेगा वही बच्चे के ऊपर भी वो गर्भ में प्रभाव डालता है। क्रोध, भय, चिंता जैसे मनोभावों के कारण माँ के रक्त प्रवाह में हार्मोन व अन्य रसायन पदार्थ मिलते हैं। फिर यही रसायन हार्मोन क्या है कि जो प्रोटून होते हैं ना गर्भनाल, उससे बच्चे के अंदर जाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है जो बच्चे में जाएंगे तो उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। जब माता मानसिक तनाव से ग्रस्त होती है तो गर्भ की शारीरिक क्रियाएं बढ़ जाती हैं। माता काफ़ी लंबे समय तक परेशान, चिंताग्रस्त रहती है तो इसका प्रभाव शिशु के वजन पे पड़ता है। यह संभव है कि शिशु चिड़चिड़ा हो जाए, अनियमित रूप से भोजन खाए, उसकी जो आंतें होती हैं अधिक गतिशीलता दिखाए, ज़्यादा बच्चा रोने लग जाए ना, गोदी में उठाने की इच्छा जताए कि बस मुझे गोदी में रखो। ये सब अगर गर्भ के टाइम पे माँ चिड़चिड़ी रहेगी ना तो बच्चे के ऊपर ये सब प्रभाव दिखाई पड़ सकते हैं। मानसिक तनाव से प्रसव व प्रसूति में भी कठिनाई हो सकती है। अतः जो गर्भावस्था जब होती है तो माँ को हमेशा खुश रहना चाहिए उस टाइम तक, और उसे ना तनाव में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को जो समझो कि जन्म से पूर्व ही अनुकूल वातावरण मिलेगा जो उसे जन्म के बाद भी खुश रहने और उसके चहुमुखी विकास के लिए सहायक होगा। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं तो ये इनके हम उत्तर देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान जो अपर्याप्त भोजन खाने से माता और शिशु के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जब माता भोजन पर्याप्त रूप से नहीं करेगी तो इससे क्या है, जो गर्भ में जो शिशु होता है ना उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हानिकारक। इससे जो माँ है, शिशु है, उसमें कोई भी रोग विकार हो सकते हैं। शिशु का वजन कम हो जाएगा और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और उसे संक्रमण हो जाएगा, और संक्रमण के कारण जैसे जुकाम, टिटनेस ये सब बीमारियाँ होती है ना, ये सब होने का खतरा काफ़ी हो जाता है। क्योंकि जो भोजन अगर माँ कम खाएगी तो उससे ना तो उसे पोषण मिलेगा और ना ही शिशु को ढंग से पोषण मिल पाएगी, इसलिए ये सब प्रभाव पड़ेंगे। दूसरा, गर्भवती स्त्री का अत्यधिक धूम्रपान व मदिरापान गर्भस्थ शिशु के लिए किस प्रकार हानिकारक होता है। जैसे कि अगर गर्भवती स्त्री है, अगर वो धूम्रपान करती है तो जैसे उससे ना सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, उसका वजन कम हो जाएगा, और जो
बच्चा जब प्रारंभिक माह होते हैं ना, उस टाइम हो सकता है कि वो क्रियाशीलता ना दिखाए या बहुत कम दिखाए। अगर वो माँ धूम्रपान करेगी ना, तो ये सब हृदय और जो सांस संबंधी बीमारियां हैं ना, वो सब हो सकती हैं। और अगर मदिरा पान करेगी तो शिशु के जो इंद्रियां जो होती हैं, कान, नाक, आँख, ये सब होते हैं ना, और हार्ट, इन सब में विकार हो सकता है, इनका ढंग से विकास नहीं होगा। और जो सिर होता है ना, वो असामान्य रूप से छोटा हो सकता है। तो ये सब कुछ 2-4 प्रभाव हैं जो कि धूम्रपान में मदिरा पान करने से शिशु पे पड़ते हैं। थर्ड है जन पूर्व विकास पर प्रभाव डालने वाले 3 पारिवेशिक कारक। तो ये 3 है कि जो माँ होती है पहले, तो उसका जो स्वास्थ्य होता है ना, वो अच्छा होना चाहिए बच्चे के विकास पे प्रभाव डालने के लिए। तो माता का जो स्वास्थ्य होता है वो, और उसके अलावा जो माता के भावात्मक जो संबंध होते हैं ना, वो भी उसके ऊपर बच्चे के पारिवेशिक कारक है उसके विकास को प्रभावित करने के। उसके अलावा जो माँ को जो दिया जाने वाला पोषण होता है ना, वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो जैसे कि पोषण हो गया, माँ का स्वास्थ्य हो गया, भावात्मक जो व्यवहार करती है माँ या भावात्मक संबंध, वो ये तीन कारक हो गए जो बच्चे के जन्म पूर्व विकास पर प्रभाव डालते हैं। चौथा है गर्भावस्था के दौरान माता का प्रसन्नचित्त और तनाव रहित रहना महत्वपूर्ण क्यों है। अब ये इसलिए क्योंकि हमने जैसे पढ़ा है कि माँ अगर ऐसे रहेगी, टेंशन में रहेगी, तो बच्चे को भी वही प्रॉब्लम होंगी, और वो हार्मोन्स क्या बच्चे में जाएंगे और बच्चों को नुकसान करेंगे। तो इसलिए माँ का तनाव रहित और प्रसन्नचित्त रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संवेगात्मक तनाव से माँ के रक्त में जो हार्मोन्स रसायन बनते हैं ना, वे गर्भ में जो पुटून होती है, गर्भनाल होती है, उससे बच्चे के गर्भ के अंदर आ जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, जो कि उसके विकास को नकारात्मक दिशा देगा, विकास को, है ना, विकास बढ़ाने की बजाय विकास को कम कर देगा या रोक देगा। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। इसके ये सारांश है छोटा सा कि इसमें क्या क्या कि अब इसमें सिंपल सा वही बताया गया है कि कैसे एक शुक्राणु अंडाणु के निषेचन से एक युग्मज बनता है, फिर उससे एक समझो कि ये शुरुआत होती है कि ये विकास शुरू हो गया बच्चे के लिए, धीरे धीरे करके मानव बन जाता है 9 महीने में। उसको धीरे धीरे उसके जन्म से पूर्व विकास होते रहते हैं, और इसकी 3 अवधि है, अंडाणु की अवधि, भ्रूण की अवधि और गर्भ की अवधि। जो अंडाणु की अवधि है वह जो गर्भ धारण के बाद 2 सप्ताह तक रहते हैं, भ्रूण की अवधि तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक, और गर्भ की अवधि 9वें सप्ताह से बच्चे का जब भी जन्म हो वो होती है। जो बच्चा होता है उसके सारे के सारे अंग जो 7वां हफ्ता होता है, 12 हफ्ता होता है, उसकी अवधि तक बन जाते हैं। और इस टाइम अगर जो भ्रूण होता है उसके ऊपर जो बाहरी जो हानिकारक प्रभाव होते हैं वो प्रभाव डालते हैं। अगर माता को कोई बीमारी हो या नशीले पदार्थों का सेवन करे या कोई भी ऐसे दवाई ले ले नशीली, या उसे कुछ दुर्घटना हो जाए, तो विकासशील जो शिशु है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिसका उपचार भी नहीं किया जा सकता। शिशु को भोजन व ऑक्सीजन माँ के रक्त द्वारा प्राप्त होती है, जो कि नाभि नाल से ना बच्चे के रक्त में सीधा ऑक्सीजन पहुँचती है। तो ये ऐसे बच्चा माँ के रक्त से प्राप्त करता है ये सारी चीज़ें। गर्भथैली गर्भ के रक्त से अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रोटॉन के माध्यम से माँ के रक्त में पहुंचा देते हैं। गर्भधारण का 7वां महीना जन्म से पूर्व विकास में महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इस समय बच्चे के जो शरीर के ना संपूर्ण अंग विकसित हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, और शिशु के जन्म का समय पास होता है। और अगर जब बच्चे का संपूर्ण अंगों का विकास हो जाए और उस समय बच्चे का जन्म हो, तो बच्चा जीवित रह पाएगा। प्रसूति चाहे घर पे या अस्पताल में, प्रसव के समय प्रशिक्षित व्यक्ति का पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सेफ रहें। शिशु देखने, सुनने, स्पर्श करने की पूर्ण क्षमताओं के साथ, विकसित क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं, और कई अनुसंधानों से पता चला है कि बच्चे के जन्म से पूर्व भी अनुक्रिया दिखाते हैं और वो क्रियाशील रहते हैं गर्भ के अंदर।
और इसमें ये भी बताया गया है कि जो माँ है उसे गर्भावस्था के दौरान अपने ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, पोषण की आवश्यकता और जो भावात्मक व्यवहार है ना उस पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से भय तनाव के कारण माँ के शरीर में हार्मोन व अन्य रसायन पदार्थ निमुक्त होते हैं और गर्भ को हानि पहुँचा सकते हैं, इसलिए माँ की देखभाल भी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये कुछ बच्चे के जन्म से पूर्व विकास के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज़ कीजिएगा और मैं इसके बाद मैं ना 1-2 वीडियो में DECE 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डालूँगी, फिर DECE 3 के। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।